कोई बोलेगा व्हाट इज फील्ड? फील्ड किसे कहते हैं? ना, दिस इज नॉट फील्ड। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज फील्ड? बोलिए भाई। हाँ बोलिए। जहां तक करंट जा सकती है ना, उसे भी फील्ड नहीं कहते। और कोई? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके घर में कोई अगर घुस आता है, आपके घर में अगर कोई घुस आएगा मान लो, जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप उस पर एक फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लेकिन अगर वही बंदा आपको रोड पे दिखाई देगा, तो क्या आप उस पर उस समय फोर्स लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसका दायरा कहां तक रहता है, उसका जो डर होता है वो कहां तक रहता है? जरा सोचिए। जब तक आप स्कूल में रहते हो तब तक तो रहता है ना। अगर आप स्कूल के बाहर कहीं रोड पे मिलोगे उससे आप, या वो घर पे कहीं आपको मिलता है, कि पार्टी में मिलता है, तो क्या उतना डर रहेगा जितना स्कूल में रहता है? बोलिए बेटा। नहीं रहेगा ना। तो फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड इज द एरिया अराउंड एनी पार्टिकल वेयर अनदर पार्टिकल फील सम फोर्स आर नोन एज फील्ड। कहने का क्या मतलब है? कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसके चारों तरफ का वह रीजन, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक पार्टिकल है P, तो इसके चारों ओर की वह रीजन, मतलब दैट रीजन ऑफ दैट स्पेस around that particle where another guest particle, let us suppose it is a guest particle, let us suppose it is a guest particle। तो ये जो गेस्ट पार्टिकल होता है ना, अगर इस पर एक फोर्स लगने लगे, तो उसे बोलेंगे, उस रीजन को बोलेंगे फील्ड। अब सवाल उठता है फील्ड का बेसिक मतलब क्या था? इलाका। जैसे शेर होता है, शेर बैठा होता है, शेर का एक इलाका होता है ना, उसका जंगल। तो क्या उस जंगल के अंदर जब कोई दूसरा पार्टिकल आता है, शेर पार्टिकल, तब उस केस में उन दोनों के बीच क्या लगने लगता है? फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? क्या कह रहे हो बेटा? माइक बंद कर दीजिए कृपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग यहीं से शुरुआत करेंगे। फील्ड। हाँ बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट वन। वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया। फील्ड, फील्ड हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। एक होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देंगे द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल फील सम फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह रीजन, दैट एरिया, दैट स्पेस वेयर अनदर पार्टिकल, अगर कोई गलती से कोई पार्टिकल घुस आए, तो वो उस पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। कहां भाई, कहां चले आए? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो उस रीजन को, जहां तक वो फोर्स लग सकता है, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? कोई आपत्ति किसी को? एक बात जरूरी है समझने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो, अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तब भी लगेगी, मोशन में है तब भी लगेगी। मतलब द चार्ज एट रेस्ट और मोशन, इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड किससे आती है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो आती है बच्चे, वो ड्यू टू मैग्नेट, ड्यू टू मैग्नेट, नंबर दो ड्यू टू चार्ज। मैग्नेट से तो हमेशा आएगी, जब जब मैग्नेट होगा, जहां जहां मैग्नेट होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन चार्ज की वजह से कब आएगी?
तो यहां पे भी दो कंडीशन बनेंगी, नंबर एक रेस्ट, नंबर दो मोशन। तो अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने वाली। लेकिन अगर हमारा चार्ज मोशन कर रहा है, मूविंग है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अ मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, इतना समझ में आया? हाँ बच्चों, कोई डाउट है किसी को? क्या मैंने बोला? अ मैग्नेटिक, अ मूविंग चार्ज, दिस इज व्हाट, मूविंग चार्ज। A moving charge can produce both electric as well as magnetic field। लिखिए, नोट डाल के लिखिए, इसको बनाइए पहले तो। और फील्ड किसे कहते हैं ये समझ में आया? What is field? The region around any particle, the region around any charge, the region around any magnet where another particle, another charge or another magnet feels some force are known as magnetic, sorry, field, electric field और magnetic field। नोट कीजिए इसको फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे समझो, आपका प्रिंसिपल एक चार्ज है, तो उसका रीजन कहां तक है बताइए भाई? उसका रीजन उसके स्कूल भर में है कि नहीं है? अब अगर आप क्लास में बैठे हुए हो तो आपको डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफिस और क्लास के बीच में गैप होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लग रहा होता है। पर अगर आप धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ अप्रोच करो तो फोर्स बढ़ता है, एक टाइम बाद मैक्सिमम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बात समझ में आती है? उसी तरीके से ये फील्ड भी काम करती है। सपोज कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल है मेरा Q, और इसके चारों तरफ का वह रीजन, मतलब चारों तरफ का वह प्लेस, जहां तक इसका इलाका हो, जहां तक इसका प्रभाव हो, जहां तक इसका इफेक्ट हो रहे, वो सारा रीजन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। क्लियर हो गया? सिमिलरली मैग्नेट की डेफिनेशन दोगे आप, क्या दोगे? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट फील सम फोर्स आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी लिखिए, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट exerts some force या feel some force are known as मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक दूसरी लाइन लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे केवल कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी भी तो अगर हम बात करें किसी चार्ज पार्टिकल की, तो अगर ये सपोज करिए चार्ज पार्टिकल है, तो दो कंडीशन होगी। क्यू चार्ज पार्टिकल है मतलब वेलोसिटी है तो जीरो होगी, या वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। वेलोसिटी इक्वल टू जीरो का मतलब रेस्ट में है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर रेस्ट में है तो इट कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मोशन में है तो इट इज ओनली प्रोड्यूस, इट कैन बी प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? एक बात और समझिए, अगर हमारा चार्ज मोशन में है, और वो मूव कर रहा है, और उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर दें। टाइम के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब क्या होता है? हमने देखा अभी स्टार्टिंग में यहां था ये, एक बात मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारे फिजिक्स में टाइम को देखना या टाइम के साथ चलने का मतलब स्टॉप वॉच से खेलना होता है। जब हम किसी मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, उसके बाद के समय को रिकॉर्ड करते हैं। घड़ी से कोई मतलब नहीं होता है, समझिएगा इस चीज को। स्टॉप वॉच से मतलब होता है हमने जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को देखा, बस वहीं से हमारा टाइम शुरू होता है और वहीं से हमारा गेम शुरू होता है सारा। क्लियर है? तो जब भी कोई चार्ज मोशन करना स्टार्ट किया, हमने उसका टाइम स्टॉप वॉच ऑन की। स्टॉप वॉच ऑन करते ही हमने देखा कि वो कुछ स्पीड से जा रहा है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जब हमने इसको किससे रिस्पेक्ट में देखा? टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जब, तो ये हमारी करंट की तरह दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है करंट इक्वल टू क्या होता है? dq by dt। what is the definition of electric current? It is defined as the rate of flow of charge. What is the definition of electric current?
इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब मूविंग चार्जेस, तो वी कैन से अ करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? बोलिए, क्या बोला मैंने कि अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई? पक्की बात। अब इलेक्ट्रिक तो चलो ठीक है, छोड़ो, मैग्नेटिक का चैप्टर, मैग्नेटिक की बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक भूल जाओ। मैग्नेटिक की जब बात करेंगे तो मैंने बोला मैग्नेटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली बाय अ मूविंग चार्ज, और मैग्नेट, मैग्नेट को साइड में रखो क्योंकि मैग्नेट नहीं पढ़ना है अभी, मैग्नेट थोड़ी देर बाद आएगा, सिर्फ करंट और मूविंग चार्ज की बात करते हैं। तो अगर मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस व्हेन वी डिफाइन करंट, इट इज डिफाइंड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हमारा चार्ज फ्लो में है, मोशन में है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, तो वी कैन ऑलवेज से करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो आपको ये बताएगा कि हमने ये तो जान लिया कि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, इसकी बात करेंगे अब हम लोग कि कितनी करंट प्रोड्यूस होगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक लाइन ये भी लिख लो नीचे, उसके नोट के नीचे, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर ये वेक्टर है, अगर ये क्या है, वेक्टर है, तो भाई दो चीजें होंगी, कौन कौन देखते हैं। वेक्टर, वेक्टर है तो इसका मतलब दो बातें होंगी, कौन कौन सी देखते हैं उसको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकलेगा बायोट सेवर्ट से, बायोट सेवर्ट, BIOT होता है, बायोट सेवर्ट लॉ से, और डायरेक्शन निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकलेगी? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लिख लो भाई, और हेडिंग डालो बायो सेवर्ट लॉ। लिखिएगा इसके अंदर, पहली लाइन लिखिए इसके अंदर, व्हाट इज बायो सेवर्ट लॉ, लिखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड, इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर वही वायर वगैरह, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लिखिए इसको, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे डेरिवेशंस आते हैं आपके पूरे सिलेबस में। याद दिला दूं मैं आपको, दो लॉज पे डेरिवेशन आएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड को दो फॉर्मूले हैं, नंबर एक बायो सेवर्ट, नंबर दो एम्पियर सर्किटल लूप। अभी हम स्टार्ट करेंगे बायो सेवर्ट से, फिर एम्पियर सर्किटल लूप से, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। मतलब कभी क्वेश्चन बायो सेवर्ट से बोलेगा, कभी क्वेश्चन एम्पियर सर्किटल लूप से बोलेगा, ठीक है। तो इजी कौन सा है वो तो बाद में पता चलेगा, 10 दिन लग जाएंगे, लगभग 10 दिन ही कम ही लगेंगे, लेकिन पहले एक बार हम यू नो what I want to see, बायो सेवर्ट स्टार्ट करते हैं भैया। लेट अस सपोज ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है ये बच्चे? करंट कैरिंग वायर है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। क्या फ्लो हो रही है इसमें? करंट आई, ठीक है। तो इसकी स्मॉल लेंथ डीएल से, ये मान लेते हैं स्मॉल लेंथ इसका क्या है? डीएल है। इस स्मॉल लेंथ डीएल से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है बेटा? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये हमारा टास्क है। हमने क्या लिखा? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया,
और इसकी स्मॉल लेंथ डीएल से हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सवाल ये है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बात जरा ये बताइए पहले, अगर इस पूरे वायर की यहां पे स्मॉल लेंथ से निकाल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल आएगी कि नहीं आएगी, बहुत थोड़ी सी आएगी, ये बात समझ में आती है। तो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड एट P, इसको लिखेंगे dB, क्या लिखेंगे बच्चों इसको, dB, dB, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल होता है B, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I के, कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। नंबर 2, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा DL के, और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्यों होता है इसको समझ लो। देखा जाए तो यहां पे जो फोर्सेस लगते हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, और वी हैव अ टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, but in the NCERT it is not mentioned there are two type of forces, there are, it is only mentioned that number of forces ना पॉइंट दिया है आपको न्यूक्लियर वगैरह वगैरह, उसके अंदर डिफाइन है, लेकिन हम समझने के लिए तो कैटेगराइज करते हैं दो टाइप की फोर्सेस में, नंबर 1 कांटेक्ट, नंबर 2 नॉन कांटेक्ट। व्हाट इज द कांटेक्ट, जब व्हेन द टू बॉडीज exerted force to another by the contact, it is known as contact force, like a muscular force, friction force, tension force, viscous force, spring force, dot dot dot. In the case of non-contact force, it is not necessary to contact the body to each other, but it have like a अरे ये क्या माता जी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई जरूरी नहीं है कांटेक्ट में, ये मार्कर पे कांटेक्ट नहीं है फिर भी नीचे जा रहा है, ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक और उसी तरीके से मैग्नेटिक, ये तीन टाइप के फोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमारे नॉन कांटेक्ट होते हैं, और ये किस पे बेस्ड होते हैं हमारे, ये हमारे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली होते हैं, याद रखिएगा। और तीसरी बात, चौथी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल के साइन के बराबर, तो जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा आपका dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तब तक दो चीजें आती हैं, इक्वल और कांस्टेंट, तो dB कैन से dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। बोलिए कोई आपत्ति किसी को, नोट कर लीजिए इसको। द यूनिट इज टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर यू कैन से it the drive the expression for the magnetic field around the current carrying magnet conductor, so we can memorize the Tesla by representing unit, and Weber per meter square is a commercial unit, ठीक है, क्योंकि अभी आप आगे चल के पढ़ोगे फ्लक्स, तो द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है वो, तो यूनिट नोट कर लीजिएगा। जो वेबर पर मीटर स्क्वायर आई है ये एक फॉर्मूले से ड्राइव होके आई है जिसका नाम है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, जहां बी मैग्नेटिक फील्ड होती है और ए एरिया होता है, फाई फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स की यूनिट आती है वेबर, तो यहां से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई बाई ए, तो यहां से आपका आया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर यूनिट। तो इट इज वी कैन से इट इज अ ड्राइव्ड यूनिट, नॉट अ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है वो किसी साइंटिस्ट ने जो रखी है वो होती है, या तो फंडामेंटल होती है, समझिए इस चीज को। तो साइंटिस्ट के अगर नाम पे देखें तो ये टेस्ला, जैसे न्यूटन, अगर फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो इट इज नॉट अ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ओनली न्यूटन। लाइक अ प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल, नॉट अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इन ऑल, तो बार, एटीएम, बट इट इज पास्कल। तो हेडिंग डालेंगे वेक्टर फॉर्म,
वेक्टर फॉर्म कहता है डेल्टा बी इज इक्वल्स टू, यहां पे जो एंगल है उसकी बात नहीं करता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, याद रखिएगा इट इज नॉट आर स्क्वायर, इट इज आर क्यूब। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी, उसकी वैल्यू क्या आती है, याद है आपको, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप इज द न्यू डायरेक्शन बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेक्टर, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन विल शोज बाय द एन कैप। क्लियर? तो ए बी साइन थीटा के अंदर आप देखो तो बी मतलब डीएल इंटू आर साइन थीटा, डीएल इंटू आर साइन थीटा पर आर क्यूब, एक आर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलिए बेटा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। कोई आपत्ति किसी को हो तो पूछ लेगा। यस, ब्रैकेट 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 स्टाइल, अपना स्टाइल है ये। हाँ बेटा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा लड़के ने। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बिकम इक्वल टू 10 टू द पावर -7। तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसका नाम लिख लो क्या होता है, म्यू नॉट का नाम क्या होता है तो भी भूल गए, प्रिमिटिव म्यू नॉट इक्वल टू होता है, हाँ परमेबिलिटी, सही कहा, सही, PERMEA, PERMEA, permeability, BILITY। इसकी यूनिट निकाल लो यार, ये म्यू नॉट की निकालनी है अगर, तो इस सबको इधर ले आओ, इसकी तो पता ही है टेस्ला होती है या वेबर होती है, निकाल पाओगे? देखो बेटा यहाँ पे 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 डॉट, नंबर 3 क्रॉस। स्ट्रेट लाइन, डॉट और क्रॉस में क्या अंतर होता है उसको देखते चलिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म पैरेलल टू प्लेन, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका मतलब भी होता है यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब दोनों तो सेम है तो अलग अलग क्या है फिर, इसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन, और इसका मतलब होता है इनसाइड इन द प्लेन। तो दिस इज योर आउटसाइड, द डायरेक्शन इज आउटसाइड फ्रॉम प्लेन